नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। बिना तोड़फोड़ के कैसे करें वास्तु दोषों का निवारण और कैसे लाएं सुख समृद्धि, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे लाएं घर में सुख समृद्धि? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से सुख समृद्धि के सरल उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिष आचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से है परेशान या फिर कार्य, व्यापार या परिवार की कोई चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 माघ मास चल रहा है और माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, योग है शिव और करण है विष्टि। तो ये था आज का पंचांग और अब बारी है राशिफल की। 12 राशियों में सबसे पहले जानेंगे कि मेष राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को लेकर के यानी लंबे समय की किसी परियोजना को लेकर के कुछ परेशान, कुछ चिंतित हो सकते हैं। आज धन को बचा करके रखना चाहिए, वरना आगे कहीं आपको जब आवश्यकता पड़ेगी तो आप बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी की स्थिति में आ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का अनादर ना करें। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों का दिन आज कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोग, आज की तिथि में आप जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। अपने स्वास्थ्य व अपने फिटनेस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके कुछ मुश्किल सवालों का जवाब, उत्तर, हल आज आपको प्राप्त हो सकता है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपके इस कठिन प्रश्नों का, आप जो जिस दुविधा में फंसे हुए हैं उसका जवाब आज आपको दे सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मा विद्युत माय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। धन का बहुत ज्यादा व्यय करने से आज आप बचें। और चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के सितारे क्या कह रहे हैं आज। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज आपको वही जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिसे आप निभा सकते हैं। ऐसी जिम्मेदारी लेने से बचें जिसे आप निभा ना सकें। कोई नया व्यापार आरंभ करने के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा हो सकता है। आज की तिथि में आप अपने किसी भी कार्य को शुरू कर सकते हैं, खासतौर पर वो कार्य जो काफी समय से बाधित थे, रुके हुए थे। ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। उत्साह में किसी भी प्रकार से कमी मत आने दीजिए। और अब हम जानेंगे कि कर्क राशि के जातक आज की तिथि में क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप शांत रहेंगे, दिमाग को जितना ठंडा रखेंगे, उतना आपको लाभ मिलने वाला है। किसी भी वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से आज आपको बचना चाहिए। अपनी जिंदगी की सभी परेशानियों, सभी समस्याओं का अंत सिर्फ आप कर सकते हैं। तो बहुत शांत होकर के, शांत चित्त से जो भी वाद विवाद है, जो भी समस्या है, उसका कोई हल खोजना चाहिए। ओम धीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं यदि कोई निवेश की योजना हो तो आज थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि के जातक आज के दिन क्या कुछ करके पूरा लाभ उठा सकते हैं।
सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि धन बहुत ध्यान से व्यय करें, अनावश्यक व्यय करने से बचना चाहिए। पैसा व्यय करने से पहले आज आपको 1000 बार सोच लेना चाहिए। आज ऐसा भी हो सकता है कि आपके किसी करीबी व्यक्ति के काम से आपको कुछ परेशानी, कुछ असुविधा हो जाए। तो ऐसे में आप जैसी उम्मीद करते हैं, आप जैसा चाहते हैं, लोगों को वैसा यदि आप मार्गदर्शन करेंगे, तब आपके साथ के जो सहयोगी लोग हैं, जो सहयोगी कर्मचारी हैं, वो आपके अनुसार काम करेंगे तो आपको संतुष्टि भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। ओम द्वैमात्रेयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में यात्रा करने से बचना चाहिए। और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है और आज के दिन वो क्या करें और क्या ना करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको आवश्यकता है काम पर लौटने की। काफी समय से आपका जो एक एटीट्यूड था, आपका जो व्यवहार था, काम के प्रति जो आपका नजरिया था, वो ज्यादा आराम का था। आप बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेने से बच रहे थे। लंबे समय तक आपने स्वास्थ्य लाभ कर लिया। अब आप फिट हैं, अब आप तंदुरुस्त हैं। अब आपको आवश्यकता है कि पूरी ऊर्जा के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में लगें। सोच विचार को छोड़ करके काम करना आरंभ कर दें, आपको जल्दी ही सफलता मिलने लगेगी। ओम द्विज प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर मार्केट में निवेश करने से बचना चाहिए। और इस वक्त कुछ कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इटावा से संजीव जी हैं। संजीव जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। मैम, हमारा जन्म जो है 15/12/1971 है और शाम को 4:20 पे है जी। और हम चाहते हैं कि हमारे करियर में मतलब जॉब हमें अच्छे से हैंडल नहीं हुआ है। अब हम एक अपना बिजनेस करना चाहते हैं, एक बस को स्कूल में लगाना चाहते हैं। हमारा मतलब अच्छा चलने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इसमें और अच्छा कितना होगा? जी देखिए, जहाँ तक आपने वाहन से संबंधित अपने व्यापार के भविष्य की योजनाएं बताई हैं कि आप एक बस खरीद करके स्कूल में लगाना चाहते हैं, वर्तमान समय में संजीव जी बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं बन रही हैं। आप किसी भी काम में पैसा लगाएंगे आपको नुकसान मिलेगा। और वाहन का जो क्षेत्र है वो खासतौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान का क्षेत्र होता है जब तक आपके ग्रहों की परिस्थितियां आपको सहयोग ना करें। वर्तमान समय में केतु की महादशा में शनि की अंतर्दशा जो है ये आपको प्रेरित तो ज़रूर कर रही है, लेकिन ये सारी प्रेरणा आपके नुकसान, आपके क्षति के लिए है। ऐसी परिस्थिति में जब केतु की महादशा चल रही हो तो बहुत ज़्यादा आर्थिक रिस्क नहीं लेना चाहिए। आर्थिक जोखिम जो है आपको उठाने से बचना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी अपने पैसे हैं उसको बचा करके रखें। और इस समय में अगर आप प्रयास करें तो आपको मन मार के ही सही थोड़ा समय आपको कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ सकता है। अभी कम से कम 2015 तक आपको नौकरी ही करनी चाहिए। जहां तक व्यापार की बात है तो 19 नवंबर 2015 उसके बाद से आप अपना व्यापार आरंभ कर सकते हैं। यानी अभी हम लोग फरवरी 2014 में है। कम से कम 2 साल का समय जो है आपके लिए नौकरी का है। उसके बाद थोड़ा सा पैसा और जुटा लीजिए, ये जो बुरा समय है वो निकल जाएगा। आप फिर उसके बाद अपना व्यापार कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का व्यापार करेंगे तो फायदा मिलेगा। इस बुरे समय में, इस खराब समय में आपको देवी दुर्गा और महादेव शिव की आराधना के साथ साथ हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तो बहुत सरल सा समाधान है। हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा और शिव चालीसा, इन तीनों का पाठ करें, जीवन को सुरक्षित बनाएं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। जल्द हाजिर होंगे और आचार्य जी से जानेंगे बाकी के 6 राशियों के जातकों के लिए आज का राशिफल और साथ ही साथ महाउपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलिए आचार्य जी से अब हम जानेंगे कि तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जितना हो सके आपको बाहर के खान पान से बचना चाहिए। खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। शुद्ध भोजन करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अपने जीवन साथी पर विश्वास करें और किसी और के कहने में आकर के उनका साथ न छोड़ें। उन पर किसी भी प्रकार से अविश्वास की स्थिति में आप मत आइए। ओम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि के जातक लोग आज के दिन क्या करें और क्या ना करें।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तारीख में आपको ध्यान से काम करने की आवश्यकता है। कहीं आपकी छोटी सी भी गलती आपको भारी ना पड़ जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज की तारीख में आपको कई सारे सरप्राइजेस भी मिल सकते हैं, इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। और ये विश्वास रखिए कि जो भी सरप्राइजेस मिलेंगे, जो भी परिणाम आज आपके सामने आने वाले हैं, वो आपकी शुभता के लिए होंगे। ओम दांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज आपको इन्वेस्टमेंट से यानी निवेश से बचना है। और चलिए अब जान लेते हैं कि धनु राशि के जातकों के सितारे क्या कह रहे हैं आज। धनु राशि वाले जातक लोगों को अपने विचारों को दूसरों के साथ शेयर करना, बांटना आपके लिए आज बहुत अच्छा हो सकता है। हमेशा चुप रहना आपके लिए ठीक नहीं है। आज अपने निर्णय अपने दिमाग से, अपने सूझबूझ से आप स्वयं लेंगे, अपने बुद्धि विवेक से लेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। खुद सोचें और विचारें, तब कोई निष्कर्ष पर पहुंचे, आपके हित में है। ओम दुर्वा बिल्व प्रियाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। मांसाहार और मद्यपान के सेवन से, प्रयोग से आज आपको बचना चाहिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तारीख में हो सकता है कि आपका दिल और दिमाग बीते हुए कल की तरफ बार बार जाए। आज आपको अपनी बात कहने का तरीका जो है बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए। आप अपने साफ और सीधे तरीके से बातें कहें, जिससे आपके बीच में और आपके सहयोगियों के बीच में, आपके पार्टनर्स के बीच में कोई गलतफहमी, कोई मतभेद ना हो जाए। ओम दक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। और अब बारी है जानने की कि कुंभ राशि के जातकों के दिन में आज क्या कुछ है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज सारे काम नियोजित रूप से करना चाहिए, यानी प्लान्ड वे में यदि आप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आपकी जिंदगी में नए लाभ के अवसर जो हैं वह आ रहे हैं, वह दस्तक दे रहे हैं, लेकिन आप अभी इन सभी अवसरों के लिए तैयार नहीं लगते। तो ऐसी परिस्थिति मत बनने दीजिए जहां आपके जीवन में आपको लाभ के अवसर मिलें और आप उनसे चूक जाएं। इस प्रकार के अवसर के इंतजार में आपको तैयार रहना चाहिए। वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। संतान पर, छोटे बच्चों पर क्रोध करने से बचना चाहिए आज। और अब बारी है आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज किसी ऐसे विषय पर बात करनी पड़ सकती है जिसमें आप झिझक महसूस करते हो। अगर किसी अच्छे काम को खर्च करने में कुछ धन व्यय होते हैं तो आज आपको कुछ धन व्यय करने चाहिए। आज ऐसी परिस्थिति आए तो अपने बुद्धि विवेक से निर्णय लीजिए आपको कहाँ धन व्यय करना चाहिए। आज जहाँ भी आप पैसा निवेश करेंगे, जहाँ भी पैसा लगाएंगे, वहाँ से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो आज परिस्थितियाँ, व्यापारिक परिस्थितियाँ आपके पक्ष में बनी हुई हैं। श्री दुर्गा सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि अपने घर में, अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द धातु का धारदार जंग लगा हुआ कोई भी सामान, कोई हथियार, कोई औजार ना रखें, ना अपने हाथों से प्रयोग में लें, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं आज आपको इससे कोई चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, कोई ऐसी स्थिति बनती है जिससे आपका कुछ नुकसान हो जाए। तो इस प्रकार के किसी औजार के प्रयोग से बचना है। और इस वक्त कुछ दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। देहरादून से प्रेम हमारे साथ हैं। प्रेम, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। अपने लड़के के बारे में पूछना था मैंने जी। इसका जन्म है, इसका जन्म पंडित जी 25 जुलाई 1995 जी, मध्य प्रदेश मऊ में जी, 8:20 में जी। इसका नौकरी के बारे में पूछना पंडित जी। जी बिल्कुल। देखिए, वर्तमान समय में इस जातक के लिए नौकरी की बहुत अच्छी परिस्थिति बन रही है। मुझे ऐसा लगता है कि 5 मार्च 2014 के बाद से इनको अपने इच्छा अनुसार नौकरी मिल सकती है। वर्तमान समय में इनको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और भगवान विष्णु की निरंतर पूजा आराधना करते रहें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जो भी बाधा आ रही है वो बृहस्पति की वजह से ही आ रही है। बृहस्पति की महादशा है और बृहस्पति जो है 3रे भाव के स्वामी है जातक की कुंडली में। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान विष्णु की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करेंगे। महादशा बहुत अच्छे पक्ष में नहीं है, लेकिन अंतरदशा से ऐसा लगता है कि इस जातक को वांछित सफलता मिलने का समय बहुत निकट है। तो लगभग 1 महीने का समय है। इस समय में अपनी तैयारी रखें और जल्दी से ही इनको सफलता मिलने वाली है। पुष्पा जी नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पुष्पा जी, आप अपनी समस्या बताएं और साथ ही साथ पूर्ण जन्म विवरण भी। मैडम नमस्कार। आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी, मेरी डिटेल है 14 जून 1951 जी, सुबह 7:08 जी, और जन्म स्थान दिल्ली। जी।
गुरुजी मेरी मार्केश ग्रह कौन सा है और इसकी दशा कब शुरू होगी और मेरी आयु कितनी है? जी बिल्कुल। क्या मार्केश में मृत्यु ही हो जाती है क्या? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर मार्केश की जो दशा होती है उसमें मृत्यु के संयोग बनते हैं। मार्केश का अर्थ ही होता है मृत्यु तुल्य कष्ट। तो ऐसी परिस्थिति में वह कष्ट जो है उसका सीधा संबंध मृत्यु से नहीं है। बहुत अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब व्यक्ति की उम्र जो है बहुत ज़्यादा हो और ऐसे में कहीं मार्केश की दशा आ जाए तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसके आयु से संबंधित कोई स्थिति बनती है, कोई विषम स्थिति आती है। और मार्केश का जो संबंध है वह सीधे मृत्यु से नहीं होता। मार्केश का अर्थ होता है कोई भी ऐसी परिस्थिति जिसकी तुलना मृत्यु से की जाए। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, शारीरिक रोग बहुत गंभीर हो जाए या आपकी सामाजिक पारिवारिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, कोई भी ऐसी परिस्थिति जिससे आपके लिए मृत्यु समान स्थिति बन जाए। जहाँ तक आपने मार्केश की बात पूछी है तो वर्तमान दशा को देखते हुए आपकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है। शनि देव जो हैं वह अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ भाग्येश भी हैं। अब अष्टम भाव जो है इसको आयु का और रोग का स्थान माना गया है। इससे ही व्यक्ति की एज डिफाइन की जाती है। और क्षमा करें, ज्योतिष में हम लोग किसी को एज बताने के लिए अधिकृत नहीं होते। ज्योतिष में कुछ बाध्यताएं भी हैं, आपने अपनी आयु जाननी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप पूर्णायु होंगी, क्योंकि शनि जो है अष्टमेश होने के साथ साथ भाग्येश भी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में शनिदेव के लिए आपको कुछ पूजा पाठ करते रहना चाहिए। सबसे अच्छा ये होता है कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, भगवान शिव की आराधना करें। किसी भी प्रकार की जो अकाल मृत्यु है उससे आप बच सकते हैं और अपनी पूर्णायु को प्राप्त कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ राजस्थान से अजमेर से रविंद्र जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, आप अपनी प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार, मैं रविंद्र बोल रहा हूँ सर, अजमेर राजस्थान से। जी। मेरी जन्म तिथि 29/4/1980, जी। रात्रि 11:30 बजे सर। जी। मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे कालसर्प योग है और सरकारी नौकरी का योग है क्या? जी, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार सरकारी नौकरी का योग तो बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही क्षीण है। लेकिन जहाँ तक वर्तमान स्थिति को देख करके कहा जा सकता है कि आपको अपनी नौकरी के लिए प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करने के लिए वहाँ भी कहीं ना कहीं कठिनाई की स्थिति आ रही होगी, वहाँ भी परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं बन रही होंगी। आप अगर नौकरी कर भी रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसमें संघर्ष की स्थिति ज़्यादा होगी। और ऐसी परिस्थिति में आपको हार नहीं माननी है, आपको अपने हथियार नहीं डालने हैं। पूरी मेहनत से, पूरी ऊर्जा के साथ आप अपने कार्यक्षेत्र में लगे रहिए। परिश्रम में कमी मत रखिए, मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी ना रखें, आपको बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। शनिवार के दिन आपको शनि मंदिर जाकर के एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगाना चाहिए और नियमित तौर पर महादेव शिव की पूजा आराधना करते रहना, उनके ऊपर जल अर्पित करना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। और अब बारी है जानने की आज का महा उपाय, जिसमें आचार्य जी हमें बताएंगे कि बिना तोड़ फोड़ के वास्तु शास्त्र के कुछ ऐसे सरल नियम जिनसे घर में सुख समृद्धि आ सकती है। जी निश्चित तौर पर अक्सर हम लोग ऐसे सूत्रों की बात करते रहते हैं कि वास्तु में कुछ ऐसे सरल सूत्रों को हम लोग अपने जीवन में लागू कर सकें जिससे आप बड़े से बड़े, गंभीर से गंभीर वास्तु दोषों से मुक्ति पाएं। और ये जो आपको इसमें मुक्ति मिल रही है बिना किसी बड़े तोड़फोड़, बिना किसी बड़े परिवर्तन के माध्यम से आप अपने जीवन को सरल और सुखी कैसे बना सकते हैं। घरों में अक्सर वास्तु के सभी नियमों को अप्लाई कर पाना, नियमों को लागू कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आज के समय में, आज के परिवेश में वास्तुशास्त्र के जो नियम बताए गए हैं वो बहुत जटिल हैं, क्योंकि उसकी जो शुरुआत होती है वो भूमि के चयन से ही होती है। अब आपको बना बनाया घर लेना है, या आज मैक्सिमम जनता जो है, जो मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, जो बड़े शहरों में रह रहे हैं, वो किराए के भवनों में रहते हैं। अब आप जिस घर में जाते हैं आपको मालूम नहीं है कि वह घर किस मुखी है या किस परिस्थितियों में बना, उस ज़मीन पर आज से पहले 100-200 साल पहले क्या हुआ करता था। वास्तुशास्त्र का इन सारे मामलों में बहुत कड़ा नियम है कि अगर किसी ज़मीन पर आज से पहले कोई शमशान था या इस तरीके के कोई भी गलत कार्य होते थे, या कहीं वहाँ पे कूड़ा घर था, आसपास कोई मंदिर था, कुछ भी था, उस जगह पे भवन नहीं बनाना चाहिए। अब आप तो जानते नहीं कि वहाँ शमशान था, वहाँ कूड़ा घर था, या वहाँ पे पहले कोई मंदिर था जिसे तोड़ के हटा दिया गया, मंदिर की जगह कब्जा कर ली गई। इस तरीके की बहुत सारी बातें होती हैं।
तो अब इस प्रकार के किसी भी दोष को दूर करने के लिए कुछ सरल से छोटे उपाय अक्सर मैं आपको बताता रहता हूं। उसी कड़ी में आज मैं आपको कुछ और छोटे से उपाय बताता हूं, जिनको प्रयोग में यदि आप लाते हैं तो बड़े से बड़े गंभीर से गंभीर वास्तु दोषों को आप दूर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईशान कोण की। ईशान कोण जो होता है वह घर के पूजा स्थान के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस स्थान को साफ सुथरा होना चाहिए। इस स्थान में यदि बच्चों का अध्ययन कक्ष आप बनाते हैं तो अध्ययन कक्ष के ईशान कोण में बच्चों के लिए पीने का पानी आपको अवश्य रखना चाहिए। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व का कोना, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर वहां पे वाटर का सोर्स होता है, पानी का कोई जल स्रोत होता है, वहां पूजा स्थान होता है और उसके अलावा बच्चों का कमरा या बच्चों का स्टडी रूम होता है तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अगर आप वहां स्टडी रूम बनाते हैं तो किसी पात्र में बच्चों के पीने के लिए वहां पे आप जल रख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने इष्ट देव की तस्वीर यदि आप लगाते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ईशान कोण में तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इससे बच्चों का मन जो है पढ़ाई में लगने लगता है और मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। उनकी पढ़ाई में जो कंसंट्रेशन है वो बहुत अच्छी बन जाती है। स्टडी रूम की दीवार पर बड़े दर्पण आपको नहीं लगाने चाहिए, यानी बड़े मिरर्स का यूज आपको स्टडी रूम में बच्चों के कमरे में नहीं करना चाहिए। अधिक तस्वीरें भी ना लगाएं, बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स, बहुत ज़्यादा तस्वीरें भी नहीं लगानी चाहिए, किंतु भगवान गणेश और माँ सरस्वती की तस्वीर आपको अवश्य लगानी चाहिए अपने बच्चों के कमरे में, स्टडी रूम में। यदि आप भगवान श्री गणपति जो विद्या और बुद्धि के देवता हैं और माँ सरस्वती जो वाग्देवी हैं, अगर आप उनकी प्रतिमा, चित्र या फोटो तस्वीर वहाँ लगाते हैं तो निश्चित तौर पर इनकी कृपा बच्चों को प्राप्त होती है। यदि घर की किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा, विवाह योग्य कन्या है और उसके विवाह में बहुत ज़्यादा विघ्न और बाधाएं आ रही हैं, तो आपको करना ये चाहिए कि आपको उसे अपने घर के उत्तर और पश्चिम के कोने में वायव्य कोण के कमरे में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आप उसको जगह दें। उसका कमरा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बनाएं और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से ही उसका बेड लगाना चाहिए। आपको ट्राई ये करना चाहिए कि उसका सिर जो है या तो साउथ हो जाए, साउथ की वॉल की तरफ बिटिया का, कन्या का सिर हो, या फिर वेस्ट की वॉल की तरफ सिर हो तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। बेड हमेशा दीवार से सटा करके नहीं लगाना चाहिए। दीवार से 6-8 इंच की दूरी पर अगर आप रखते हैं, ऐसी पोजीशन रखते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। घर में यदि कोई अतिथि मेहमान आता है तो उसको रोकने के लिए, उसको ठहराने के लिए भी वायव्य कोण के कमरे का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा वास्तुशास्त्र का नियम है कि वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में वायु का प्रभाव, एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति घर में बहुत ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। खासतौर पर अतिथि और मेहमान जब आए तो आप अगर उसको यहाँ रखते हैं तो वो आता है और उचित समय में वह वापस चला जाता है, अपने घर को चला जाता है और आपसे उसके संबंध भी बने रहते हैं, आपके साथ उनके संबंध खराब नहीं होते। यदि किसी व्यक्ति या परिवार के ऊपर कर्ज की स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई हो, ऋण की स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई हो, तो भूमि का ढलान ईशान कोण की तरफ होना चाहिए। यानी अगर आपके घर का कंस्ट्रक्शन जो है आप स्लोप जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखेंगे या नॉर्थ और ईस्ट की तरफ रखेंगे तो कर्ज की स्थिति से बच पाएंगे। तो आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए अपने घर में कि आपके घर में अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है तो सबसे पहले जाकर के नॉर्थ ईस्ट को एक बार चेक करिए कि कहीं नॉर्थ ईस्ट में ऐसा तो नहीं है कि स्लोप जो है साउथ और वेस्ट की तरफ जा रही है तो इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ेगा। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप थोड़ा सा पैसा जुटा करके किसी मिस्त्री को बुला करके स्लोप ठीक करा देंगे तो आप अपने कर्ज की स्थिति से बच जाएंगे। यदि ढलान पहले से ही अगर ऐसी है तो नैऋत्य कोण को थोड़ा सा ऊंचा कर देना चाहिए। आपकी जो कर्ज की या आर्थिक समस्याएं हैं उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। तो ये कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं जिसको प्रयोग में ला करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। यदि शयन कक्ष या पलंग में, आपके बेड में, आपके बेडरूम में कांच लगाया गया हो, आजकल बहुत सारे ऐसे डिजाइनर बेड्स मिलते हैं जिसमें पहले से ही बेड में मिरर्स लगे होते हैं, तो रात को सोते समय आपको इन मिरर्स को ढक देना चाहिए। उसका कारण ये है कि जब भी आप बेड लगाते हैं, वास्तु के नियम के अनुसार लगाते हैं, तो बेड का जो सिरहाना है वो साउथ या वेस्ट होता है। तो ऐसे में अगर दक्षिण और पश्चिम की तरफ शीशा होगा तो ये वास्तु के अनुसार, वास्तु के दृष्टिकोण से हमेशा सदा और सर्वथा गलत होगा। और ये जो शीशा है ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इससे होता ये है कि जब आप सोते हैं, जब आप कोई भी व्यक्ति आराम करता है तो अपनी बॉडी से नकारात्मकता को निकालता है, यानी नेगेटिविटी रिलीज करता है और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है। इस वजह से जब आप सो के उठते हैं तो चार्ज फील करते हैं। तो जब आप नेगेटिविटी रिलीज करेंगे और आपके सिर के पास शीशा लगा होगा तो ये वापस वही नेगेटिविटी को आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट कर देगा, जो आपके लिए लंबे समय में आने वाली किसी बड़ी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। तो ऐसा करने से बचना चाहिए।
पलंग को दीवार से सटा करके नहीं लगाना चाहिए। जिस तरीके से मैंने बताया कि आपको कम से कम 6 या 8 इंच का गैप हमेशा देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने कमरे में सोने की व्यवस्था ऐसी रखनी चाहिए कि उनका सिर दक्षिण की तरफ रहे, और आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप सो रहे हो, शयन कर रहे हो, बेड का अरेंजमेंट ऐसा ना हो कि आपका पैर जो है मेन एंट्रेंस की तरफ, आपके कमरे के मेन डोर की तरफ हो। इस तरीके से आपको कभी भी नहीं रखना है कि जो मुख्य प्रवेश द्वार आपके कमरे का है, आपका पैर उसकी तरफ हो, उसके सामने हो। ऐसा करने से बचना चाहिए। हमेशा आपको अपने घर के रंगों की जो साज सज्जा है, रंगों का चयन जो है वो सौम्य प्रकार का करना चाहिए। आप सफ़ेद, क्रीम, हल्का पीला, इस तरीके के रंगों का प्रयोग करेंगे, हल्का हरे रंग का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गृहस्वामी तथा परिवार के अन्य सदस्यों का स्वभाव जो है अगर बहुत ज़्यादा उग्र होगा तो ऐसे में आप निश्चित मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आपने जो बहुत आक्रामक प्रकार के रंग माने जाते हैं, लाल, भूरा, काला, इनका कहीं ना कहीं आपने प्रयोग कर लिया होता है। तो ऐसे रंगों का प्रयोग करने से, ऐसे रंगों का चयन करने से बचना चाहिए। और आप जितना सौम्य रंग रखेंगे, सफ़ेद रंग एक ऐसा रंग माना जाता है वास्तु के दृष्टि से जो किसी भी राशि, किसी भी नक्षत्र के व्यक्ति को सूट करता है। तो आप सफ़ेद रंग का प्रयोग कर सकते हैं। क्रीम कलर का जो रंग है वह सात्विकता का प्रतीक होता है, तो आप इस तरीके के रंगों का, हल्के रंगों का प्रयोग करें, वो आपके लिए शुभ होगा। यदि घर के आग्नेय कोण में वास्तु दोष हो जाए, यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर में जहां पे रसोई की, किचन की जगह होती है, तो वहां आपको अग्नि का सामान रखना चाहिए। आपको प्रयास ये करना चाहिए कि अगर साउथ ईस्ट में किसी भी प्रकार का दोष है तो आपको प्रयास ये करना है कि वहां पे आप अपना किचन बना सकें। अगर किचन बनाना वहां पे संभव नहीं हो पाता, उसकी जगह उपलब्ध नहीं हो पाती, तो कम से कम एक लाल रंग का बल्ब आप जला दें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये बल्ब जो है संध्या काल से लेकर के रात तक जलना चाहिए, और कुछ दिन वहां पर सरसों के तेल का एक दीपक आपको कम से कम 11 दिन या 21 दिन अवश्य जलाना चाहिए। घर के पश्चिमी भाग में दोष होने पर उस भाग में शनि यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करके यदि आप स्थापना करते हैं, साथ ही द्वार पर काले घोड़े की नाल लगाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो ये कुछ ऐसे सरल से छोटे से उपाय थे जिनसे आप बिना तोड़ फोड़ के वास्तु दोष निवारण कर सकते हैं। और मेरा विश्वास है, क्योंकि हम लोग नियमित दिनचर्या में देखते रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे सुझाव हमने आज तक जिसको भी दिए हैं, कितनी भी खराब, कितनी भी विषम परिस्थिति होती है, चाहे वह पारिवारिक हो, सामाजिक हो, व्यापारिक स्थिति हो, आपको अपने जॉब में प्रमोशन ना मिल रही हो, आप कितने भी खराब कंडीशन में हो, आप इन छोटे छोटे टिप्स को अपनी लाइफ में अगर फॉलो करने लगते हैं तो जीवन में बहुत बड़े बड़े लाभ आपके सामने यूं ही आने लगते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।